वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज आप खोल लीजिए एनसीईआरटी में 11th क्लास के फिजिक्स के एनसीईआरटी पेज नंबर 179। सो दिस इज 11th क्वेश्चन 7.11 टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू ए हॉलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो सिलेंडर दोनों पर हमने टॉर्क लगाया। टॉ इक्वल टू आई अल्फा होता है, आप जानते हैं। बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस। ठीक है, मास और रेडियस दोनों की सेम है पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिफरेंट होगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। हॉलो सिलेंडर में सारा का सारा मास सरकमफ्रेंस पर है। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग जैसे होता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, टॉ सेम लग रहा है, उसका अल्फा ज्यादा होगा। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center। तो वो भी उसका ओन एक्सिस है। ये हम कहते हैं उसका खुद का अक्ष स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। तो ओमेगा किसके पास ज्यादा होगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो अगर मैं फॉर्मूले से देखूं इसको तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टॉ इक्वल टू आई अल्फा। अब सीधी सीधी बात है कि सिलेंडर के लिए आई जो है वो है एम आर स्क्वायर, जो कि रिंग का होता है क्योंकि हॉलो सिलेंडर है। सॉलिड होता तो अलग बात होती। स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर है। तो यहां से जिसका अल्फा ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा हुआ टॉ अपॉन आई, टॉ दोनों के लिए सेम है। आई जो है किसका ज्यादा है, सिलेंडर का ज्यादा है, तो उसके लिए अल्फा कम होगा। अल्फा कम होगा तो अ, अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये लगा सकता हूँ। या फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी के कोरस्पॉन्डिंग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस 2 अल्फा टी, वो भी लगा सकता हूँ। u प्लस एटी अल्फा टी, वो भी लगा सकता हूँ। तो क्लियरली जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे यहाँ से, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। तो आंसर इज स्फीयर, क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है तो आंसर स्फीयर दिया हुआ है। डिटेल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर I1 mr square sphere 2/5 mr square angular acceleration alpha 1, दोनों को हमने निकाल लिया। क्लियर दैट स्फीयर विल एक्वायर ए ग्रेटर स्पीड। अनदर वे ऑफ सॉल्यूशन, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों का अल्फा, और उसके बाद इस रिलेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, इसलिए angular velocity of the solid sphere will be greater than that of hollow sphere। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमको दिया है solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second। इस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। The radius of the cylinder is 0.25 मीटर। डेटा दिया हुआ है, मास है, रेडियस है, और क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr square by 2। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about its axis। तो सीधे सीधे फॉर्मूले का खेल है बच्चों। फॉर्मूले अगर आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जे या एल से दिखाएं इसको, तो हम आई यहाँ से निकाल ही सकते हैं और ओमेगा यहाँ दिया हुआ है, so we can calculate it। आंसर दिए हुए इसमें, काइनेटिक एनर्जी 3125 जूल, एंगुलर मोमेंटम 62.5 जूल सेकेंड। यूनिट पर गौर करें, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट वही है जो कि प्लांक कांस्टेंट की होती है। So here is the solution, kinetic energy of rotation half I omega square half, तो ऐसा का ऐसा, और I की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो उसको हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। वैल्यूज डालेंगे मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 100 पर सेकेंड है,
रेडियन पर सेकेंड भी हम उसको कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर, तो आई इंटू ओमेगा 62.5 जूल सेकेंड। Another mode of solution we can write like this, इंडिविजुअल कैलकुलेट करके हम इसको लिख सकते हैं। नाउ 13th क्वेश्चन, चाइल्ड दो पार्ट में है। पार्ट ए, चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए टर्न टेबल, घूमने वाली टेबल जैसा आपने देखी होगी, तो टर्न टेबल है, घूम सकती है, तो उसके सेंटर पर वो खड़ा है। विद हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथ फैला के खड़ा है। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड, वो आपको दी हुई है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब ये ध्यान रखना है बच्चों, ये ओमेगा एक्चुअल में ओमेगा जैसा नहीं है, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में दिया है, तो ये फ्रीक्वेंसी है जिसको पहले आपको आरपीएस में बदलना पड़ेगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड में, और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा में कन्वर्ट होगा। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक एंड देयरबाय reduces his moment of inertia to 2/5 times the initial value। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है, तो J या L, कैपिटल L इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। Assume that the turntable rotates without friction, friction को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। B part show that child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation। नेचुरली जब ओमेगा बढ़ जाएगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो आप देखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई तो आ रहा है सिंगल यानी पावर 1 में, और ओमेगा आ रहा है स्क्वायर में, तो नो डाउट अगर वो हाथ समेट लेगा तो आई डिक्रीज होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा। पर ओमेगा की पावर यहां पर जैसा आप देख रहे हैं वो है 2, तो ओमेगा का असर काइनेटिक एनर्जी पर ज्यादा होगा। तो हम ये शो कर सकते हैं, शो यानी वी हैव टू प्रूव दिस। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे पूछ रहे हैं भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो एक्चुअल में ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, किसके एक्सपेंस पर बढ़ी, तो वो सोच के आपको जवाब देना है कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी, कहीं किसी से सिस्टम पर वर्क किया गया क्या, तो वो चेक करना है। तो ए पार्ट का आंसर 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा देश वैसा भेष। तो ओमेगा के टर्म्स में आंसर नहीं दिया, फिर से हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है। यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो 2 पाई दोनों साइड काट भी सकते हैं। The new kinetic energy is 2.5 times the initial kinetic energy of rotation. The child uses his internal energy, जो उसने हाथ समेटे, to increase his rotational kinetic energy। तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो देखिए 13 का सॉल्यूशन, माना कि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका 2/5 टाइम्स यानी I2 is 2/5 I1। फ्रीक्वेंसी 40 रिवोल्यूशन पर मिनट थी, जब हम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 यूज करते, 2 पाई दोनों साइड कट गया, तो हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, 2 पाई से मल्टीप्लाई ना करें तो भी चलेगा क्योंकि हमें न्यू2 निकालना है। तो न्यू2 यहाँ से कैलकुलेट होकर आता है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करें, दोनों का रेशियो अगर हम ले लें तो 2.5 टाइम्स आ रहा है। क्लियरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बिकम्स मोर बिकॉज द चाइल्ड यूजेस हिज इंटरनल एनर्जी व्हेन ही फोल्ड्स हिज हैंड्स। अब इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि 2.5 ही क्यों आया। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया था, ठीक है, 2/5 है और ये 2.5 है, कंफ्यूज ना हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया था, ओमेगा बढ़ गया था, ओमेगा की पावर 2 है, तो इसलिए ऐसा हुआ। अनदर फॉर्मेट ऑफ द सॉल्यूशन, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको अपनी आईज को, आंखों को ट्रेन करना है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि सॉल्यूशन देखकर सब कुछ फटाफट आपके दिमाग में जाता जाए, आप ग्रेस्प कर सको उसको। The increase in rotational kinetic energy is attributed to the internal energy of the boy। जैसे हमारी मसल एनर्जी जो होती है वर्क करती है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास यानी लाइट रोप है, इज वाउंड राउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। हॉलो सिलेंडर, जैसे ही ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बाकी चीजें आ जानी चाहिए। हॉलो सिलेंडर यानी जैसे रिंग यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr स्क्वायर,
मास दे दिया, रेडियस दे दी 40 सेंटीमीटर, साइमल्टेनियसली जैसे आप यूनिट देख रहे हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ऐसा ही में। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, अल्फा आपसे पूछा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते पढ़ते दिमाग में अल्फा अल्फा दिखना चाहिए। इफ द रोप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स जो है, अब यहाँ घुमाने वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, सिलेंडर को घुमा रहे हैं, आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए जो घिरनी घिरनी होती है, यानी पुली होती है, जैसे कुएं पर से बाल्टी से पानी खींचना है तो पुली के थ्रू हम खींच रहे हैं, तो वो पिक्चर दिमाग में घूम जानी चाहिए। 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, 30 न्यूटन का फोर्स 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा, उसकी वजह से आई अल्फा होगा, ठीक है, तो यहां से अल्फा निकालना है हमको। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, ए भी पता करना है, तो दोनों का रिलेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अल्फा और ए में क्या रिलेशन होता है। assume that there is no slipping नहीं है, प्योर रोलिंग मोशन है। so this is the question जिसके सीधे आंसर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 25 पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए आता है बच्चों, एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसको कह पाएंगे, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है लीनियर एक्सेलेरेशन। तो अल्फा और ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मास दिया 3 kg, आर 40 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में बदला, 0.4 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, हॉलो सिलेंडर है तो रिंग के बराबर यानी एमआर स्क्वायर, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.48 kg मीटर स्क्वायर आया। जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, टॉ होता है एफ आर, तो एफ 30 है और आर हमें पता है 0.4 है, तो 12 न्यूटन मीटर ये टॉर्क लगा, और इस टॉर्क की वजह से जो अल्फा जनरेट होगा हम निकालेंगे, टॉ इक्वल टू आई अल्फा से, अल्फा इज टॉ अपॉन आई, 12 अपॉन 0.48, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ए के आंसर निकाल के छोड़ दिया, आपसे ए भी पूछा है तो आप ए भी कैलकुलेट करेंगे टॉ निकालने के बाद, यहां तक ये सब कुछ सेम। द लीनियर एक्सेलरेशन इज ए इंटू आर, तो उसको आर से मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मिस प्रिंट है बच्चों, ये क्या होना चाहिए, इट इज 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज 0.4, ओके मिस प्रिंट नहीं है, सही सही। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये और नहीं है क्या, ऑफ है। कोई रोटर जो घूम रहा है, रोटर यानी रोटर जैसा नाम है, रोटेट करेगा, जो रोटेट करता है, जो घूमता है उसको बोलते हैं रोटर, घूर्णक हिंदी में कहते हैं। तो किसी घूर्णक को, जैसे पंखा इमेजिन करो, सीलिंग फैन, उसको रोटेट कराना है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकेंड, तो साथ साथ आपको आइडिया होना चाहिए जो पंखा अपना सीलिंग फैन कितने आरपीएम पर घूमता है, तो उसकी ओमेगा भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क चाहिए उसको इतने ओमेगा पर घुमाने के लिए। जब भी रेडियन पर सेकंड आ जाए तो समझ लीजिए ओमेगा है, रेडियन ना हो, रेडियन मिसिंग हो तो समझ लीजिए न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, कितनी पावर चाहिए, तो पावर वैसे आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला, यानी आप चले जाएं ट्रांसलेटरी मोशन में तो आपको पता है, आपने यूज किया था इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पावर के लिए, P इज नथिंग बट F डॉट V, और जब इसका मैं रोटेशनल वर्जन निकालूंगा तो F की जगह टॉ आना है और V की जगह आना है ओमेगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि टॉ और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि दोनों एक्सियल वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होगा, इसलिए cos 01 होगा, तो ये सिंपली टॉ ओमेगा के बराबर बचता है बच्चों। सो ये फॉर्मूला हम काम में यहां पे लेंगे। तो पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेंगे। नोट, आपको जानकारी दी हुई एक्स्ट्रा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इम्पोज जीरो टॉर्क, ठीक है, फ्रिक्शन के एब्सेंस में इम्प्लाइज इम्पल्स नहीं, इम्प्लाइज जीरो टॉर्क, तो यहाँ कोई एक बाहर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इन प्रैक्टिस अप्लाइड टॉर्क इज नीडेड टू काउंटर फ्रिक्शनल टॉर्क, उसके लिए चाहिए होता है, तो ये यहाँ पे वही समझा है, मेंटेन ए रोटर, assume that the engine is 100% efficient, यानी फ्रिक्शन में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये मान के हम चल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड पे अगर उसे रोटेट करना है तो इतना टॉर्क चाहिए, तो कितनी पावर उस इंजन में होनी चाहिए, तो सीधे यहां तो आपको आंसर मिलेगा एक डे, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू में 36 किलोवाट पावर चाहिए। इसका डिटेल सॉल्यूशन अगर हम देखें, टॉ 18 न्यूटन मीटर, 180 न्यूटन मीटर था, लेट्स चेक, 180 न्यूटन मीटर, ओके।
तो यहाँ मिस प्रिंट है, ये 180 न्यूटन मीटर मान के चले इसको, आप ओमेगा इतना दिया हुआ, तो टॉ ओमेगा जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया, सीधे सीधे आंसर आपको मिल रहा है। तो यूनिट क्या बनेगी, पावर की बनेगी वाट, तो ये कैपिटल डब्ल्यू है ना, स्मॉल डब्ल्यू ना पढ़े इसको, कैपिटल डब्ल्यू पढ़े। अनदर फॉर्मेट, ओमेगा इज 200, टॉर्क रिक्वायर्ड 180, सो पावर इज टॉ ओमेगा, 36 किलोवाट आ गया ना, 36 किलोवाट, 36 3 जीरो है किलो, W is watt. Question number 16. From a uniform disk of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut out, है ना, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लो। r by 2 का होल उसमें से कट किया हमने। The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. जिस दौरान आप ये पढ़ रहे हैं इमेजिन करते जाएं डिस्क कैसी होगी, उसमें से जो छेद काट के निकाला हमने वो कहां पर छेद किया है, एक और डिस्क जो निकाली है वो कहां पर की है, क्या वो सर्कमफ्रेंस से टच होती हुई जाएगी, r/2 सेंटर, r/2 पर सेंटर है, तो लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी, बाकी जो बचा उसका सेंटर आपको लोकेट करना है। आंसर में आपको सीधे एक डेटा मिलेगा यहाँ पे, r/6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कट पोर्शन, क्योंकि जिधर ज्यादा मास है वहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यानी उस वो पॉइंट वहीं लाई करेगा जिधर मास ज्यादा होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। तो पिक्चर में आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कैसे, सपोज जैसे कि दिया हुआ है डिस्क है, इसकी रेडियस r है और उसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर r/2 रेडियस की एक डिस्क काट के हमने निकाल दी, इसको रिमूव कर दिया हमने इतने हिस्से। तो नेचुरल है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं शिफ्ट होगा और इस तरफ शिफ्ट होगा, वही हमें पता लगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर इज द सिचुएशन, सपोज मास पर यूनिट एरिया वो मान लिया हमने डिस्क का, वो स्मॉल m है। मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क, जो इस मास हटा दिया गया, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम लगाना चाहते हैं, तो m डैश से अगर उसको दिखाएं तो वो कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया यानी स्मॉल m को हम उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस डिस्क का एरिया जो छोटी डिस्क काट के निकाली है वो है पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, तो हमें मिलता है m/4, यानी m/4 मास हटा दिया गया है। कैसे मिला m/4, ये छोटा m जो है वो था m अपॉन पाई r स्क्वायर, तो ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, तो ये हमें मिला m/4। इन फिगर मास m इज कंसंट्रेटेड एट O, पहले यहां था m डैश O डैश पर है, जहां पर O डैश r/2 है वो दिया हुआ है। आफ्टर द सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m डैश इज रिमूव्ड, इसको हटाने के बाद द रिमेनिंग पोर्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम ऑफ टू मासेस, बाकी जो बचा m मान सकते हैं हम O पर सेंटर्ड और m डैश जो है वो यानी m/4 O डैश पर सेंटर्ड। x अगर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास हमने अब माना p पर है, तो p के रिस्पेक्ट में दोनों का मोमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। सो m इंटू 0 माइनस m डैश इंटू r/2 अपॉन m माइनस m डैश, ये ऐसे हमने लिखा इसको। तो m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2, तो प्लस आने की बजाय माइनस क्यों आया वो आपको समझना है। हमने ये पोर्शन को काट के हटाया है, सबट्रैक्ट किया है, तो टोटल मास जो है इसका कम रह गया है। तो यहां से r/6 आ रहा है, माइनस r/6 बता रहा है कि नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। एक और तरह से समझ लेते हैं इसको, r/6 फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर ऑफ द बॉडी एंड अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कट पोर्शन, क्यों, माना कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क इज सिग्मा, रेडियस r है ही सही, तो मास जो है पूरे डिस्क का हो गया पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। द डिस्क विद द कट पोर्शन इज शोन, जैसे कि दिखाया हमने, रेडियस ऑफ द स्मॉलर डिस्क r/2 है, तो उसका मास जो हमने निकाला m/4 जैसे पहले निकाला था, तो m/4 उसका मास। माना कि O और O डैश
रिस्पेक्टिवली सेंटर है ओरिजिनल डिस्क के एंड द डिस्क कट ऑफ, ये काटी गई डिस्क का ओ डैश है और ओरिजिनल डिस्क का ओ है। एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट ओ, यहां था, while that of smaller disk is supposed to be concentrated at O dash, it is given that O dash is R by 2. After the smaller disk has been cut from the original, the remaining portion is considered to be a system of two masses. काटने के बाद हम इसको दो masses कर मान सकते हैं। The two masses are M जो कि O पर है और minus M dash, क्योंकि काट दिया गया इसलिए यहीं से minus M dash लेकर हम इसको चल रहे हैं, जो कि M by 4 है, concentrated at O dash. The negative sign indicates that this portion has been removed from the original disk. अब देखिए इस माइनस साइन लगाने का फायदा क्या है बच्चों, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया जा सकता है कि एक्स्ट्रा एक छोटे डिस्क वहां पर और चिपका दी गई है, जोड़ दी गई है, तो जोड़ दी गई है और तो यहाँ पे प्लस एम आ जाएगा, प्लस एम डैश आ जाएगा, माना कि x जो है वो डिस्टेंस है थ्रू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन शिफ्ट्स फ्रॉम पॉइंट O. तो रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू मासेस इज गिवन एज, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है m1 r1 प्लस m2 r2 पर m1 प्लस m2, और इस सिस्टम के लिए उस x को हम ऐसे लिख सकते हैं m1 r1, अब वो तो वही था तो ये तो डिस्टेंस 0 हो गई, माइनस m डैश m2 की जगह क्योंकि हटाया हमने, इनटू डिस्टेंस जो है इसकी r by 2 है अपॉन m1 प्लस माइनस m डैश, तो यहां से कैलकुलेट करने पर माइनस r by 6 आ जाता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पॉइंट O। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखें इसको। 17वां सवाल, ए मीटर स्टिक यानी एक मीटर स्केल, एक मीटर लंबा स्केल, जैसे कि लकड़ी का स्केल होता है जो बोले हम मीटर ब्रिज पे 12th क्लास में आप पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, उसके लकड़ी के पट्टे पर 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है, प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में जाएं तो वहां देखने को मिलेगा। ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर। बचपन में आपने गेम किया भी है बच्चों, वो जो प्लास्टिक का स्केल होता है उसको आप बैलेंस कर लेते हैं रबर पे या शार्पनर पे, और दोनों साइड और कोई रबर या शार्पनर या कुछ चीजें रखकर देखते हैं किधर से झुक रहा है। When two coins each of mass 5 ग्राम, ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, आर पुट one on top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? ये हमें पता करना, यानी जो मीटर स्टिक इटसेल्फ है वो मासलेस नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी पिक्चर इमेजिन करो माइंड में क्या होगी, ये प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हैं, उसके बाद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है मासेस के मोमेंट्स पर, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो हमें फोर्सेस को भी बैलेंस करना होगा, टॉर्क को भी बैलेंस करना होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पर एनसीईआरटी में आपको सीधे आंसर मिलेगा, क्या क्या पूछा है आपसे तो वही आंसर में मिलेगा। 66.0 ग्राम मास पूछा है, मास मिल गया आपको। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, हियर इज द पिक्चर, ये फलक्रम बोलते हैं इसको, 45 सेंटीमीटर पर है फलक्रम, ए से 45 सेंटीमीटर पर, ये सेंटर हो गया 50 सेंटीमीटर पर, और यहां पर हमने सिक्के रख के बैलेंस किया है। अब ये जो बचे हुए स्टिक है इस साइड में यानी राइट हैंड साइड में, ये नीचे क्यों झुकेगी, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, माना कि m मास है स्टिक का जो कि कंसंट्रेटेड है C पर, C उसका सेंटर 50 सेंटीमीटर मास, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास पर इसका पूरा मास लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10G, जो कि सिक्के हमने रखे, दो सिक्के 5-5 ग्राम के तो 10 ग्राम, 45 माइनस 12, तो यहां से A से लेकर C डैश तक की डिस्टेंस 45 है, तो A से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो ही 45 माइनस 12 जहां हमने सिक्के रखे, इक्वल टू mg, ये तो जनरेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इधर 50 सेंटीमीटर पर यानी C पर जो वेट काम कर रहा है मीटर स्केल का, मीटर स्टिक का, वो जनरेट करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो mg इंटू 50 माइनस 45, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो सिंपली यहां से हम m निकाल लेंगे, तो ये क्योंकि ग्राम में रखा था हमने 10 ग्राम, तो ये आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। दोबारा से देखते हैं,
हियर इज द सिचुएशन, पॉइंट P से हम नाप रहे हैं दूरी 50 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर वेट काम कर रहा है W, और सिक्कों का वेट W डैश यहाँ काम कर रहा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किससे था, लेट्स सी इट अगेन, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मार्क, ओके 12 सेंटीमीटर A से थी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो 45 माइनस 12, इसको चेक करना पड़ेगा आपको वापस। The mass of the meter stick is concentrated at its midpoint, that is at the 50 centimeter mark. Mass of the meter stick m dash, mass of each coin 5 gram. The coins are placed 12 centimeter away from end P. हाँ, तो हमने फल्क्रम के अबाउट लिया यहाँ पे, इसलिए सही हो गया है, ये डायग्राम में गलत दिखा 12 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट 12 सेंटीमीटर, A से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The center of mass gets shifted by 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ मास जो है 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ बैलेंस हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। पॉइंट R, फ्रॉम पॉइंट R टुवर्ड्स द एंड P, यानी S पे चले गए। सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। The net torque will be conserved for rotational equilibrium, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने कंसीडर किया, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कंसीडर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, अननोन हमारे पास कम है, तो कैलकुलेशन तो वही है जो हमने की, पर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो समझ के करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन, अलग अलग इंक्लाइन प्लेन से आप सॉलिड स्फीयर को लुढ़काते हैं, जैसे मान लो कंचा लुढ़का रहे हैं, मार्बल, ऑफ द सेम हाइट्स, दोनों इंक्लाइन प्लेन की हाइट सेम है, इमेजिन करते जाएं दिमाग में, बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अलग अलग है। Will it reach the bottom with the same speed in each case? Will it take longer to roll down one plane than the other? If so, which one and why? क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बिठाएं, आंसर आपको सूझ ही जाएगा। इट मे बी लाइक दिस, आप चाहें तो ऐसे मान लें, तो अब देख रहे हैं यहां पर हम हाइट इज सेम and there are two inclined planes with different inclination, here theta 1, here theta 2. अब आपके पास दो कंचे हैं जो आपने लुढ़का दिए, एक को इधर से इधर की तरफ, दूसरे को इधर से इधर की तरफ। जब दोनों नीचे पहुंचेंगे तो क्या वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्या एक को कम समय दूसरे को ज्यादा समय लगेगा, यही पूछा गया सवाल में। तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। ए पार्ट, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, यानी है तो एक ही स्फीयर, बारी बारी से लुढ़का रहे हैं दो अलग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम है, आई सेम, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो एनर्जी गेन करेगा वो mgh यानी लॉस की वजह से है, तो आंसर क्या हुआ, यस, सेम स्पीड से आएंगे। दूसरा पार्ट पूछा है, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन, यस, क्योंकि स्पीड तो सेम होगी काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से, पर जिस प्लेन का इंक्लाइनेशन ज्यादा है, यहाँ एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, जी साइन थीटा से हम निकालेंगे एक्सेलेरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है। तो बच्चों जी साइन थीटा जिसके लिए थीटा ज्यादा है उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलेरेशन ज्यादा होने से कम समय लगेगा उसको, तो यस द प्लेन विथ स्मॉलर इंक्लाइनेशन, अल्फा साइन थीटा, ए प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ए प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन ऐसे पूछा है, हाँ, तो अभी सोच समझ के जवाब देना है। ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन में कि किसको ज्यादा समय लगेगा, ये नहीं जानना चाहते किसको कम समय लगेगा। तो जिसका इंक्लाइनेशन कम होगा, यानी थीटा 1 वाला, इसका इंक्लाइनेशन कम है, एंगल छोटा है, इसको ज्यादा समय लगेगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन।
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से हमें पता है आई तो दोनों के लिए सेम है ही सही, तो यहाँ से v आ जाता है अंडर रूट ऑफ 10/7 जी एच। एच इज सेम इन द टू केसेस, v मस्ट बी सेम, दोनों सेम स्पीड से पहुंचेंगे। टाइम टेकन की बात करें, वो यहाँ पर सेम लिखा है एज द हाइट इज सेम, सो दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग, इट्स नॉट द करेक्ट वन। ऐसा होता है बच्चों, किताब से तो कई किताबों में गलत छप जाते हैं। अब भगवान ने तो लिखी नहीं किताब, तो हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज, जहां पे भी कंसेप्ट के अपोजिट कोई चीज जाती है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो यहां पर सॉल्यूशन करेक्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली, जरूरत पड़े तो ये काम का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 10/7 जी एच, किसके लिए, स्फीयर के लिए। ये सिचुएशन है mg sin theta 1 mg sin theta 2, so we can show like that t is proportional to 1 upon a, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसको समय लगेगा कम, so t2 is less than t1, hence the sphere will take a longer time to reach the bottom। आंसर हमेशा उसी फॉर्मेट में चाहिए हमें जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, having the smaller inclination। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 7.19, a hoop, देखो हुप साउंड्स लाइक हुप हुप, बंदर कभी आ जाते हैं आपके इलाके में तो कैसी आवाज करते हैं, हुप हुप। हुप और लूप बोथ आर सेम, लूप को ही हम कह सकते हैं हुप। तो हुप ऑफ रेडियस, होला हुप आपने सुना होगा, हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस का लूप है, वेज 100 kg, इट रोल्स अलोंग a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? वर्क एनर्जी थ्योरम के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहां पर जाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम के करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी है उतना वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वहीं से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। आंसर में आपको मिलेगा सीधे वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में 6.75 × 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये नहीं, 4 जूल, 19th क्वेश्चन, 4 जूल इज द आंसर, 4 जूल वर्क करना पड़ेगा। कैसे, देखें, रेडियस 2 मीटर, मास 100 kg, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको बदला हमने एसआई में मीटर पर सेकेंड में। टोटल एनर्जी हम चाहे तो ब्रेक करके निकालें ऐसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, और चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स 1 + k² ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा। सो ओमेगा पता है हमको, एम पता है। अब जैसे ही मैं यहां पर ओमेगा आर को v लिखता हूं तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर बन जाता है, तो आधा और आधा बन जाता है एम वी स्क्वायर। वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हुप, भाई ये स्पेशल केस है बच्चों, ये बराबर कैसे हो गया है, क्योंकि लूप का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है रेडियस आर पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर हो जाता है, mr स्क्वायर होने की वजह से एक्स्ट्रा कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं आया, तो आधी एनर्जी ट्रांसलेशन में, आधी एनर्जी रोटेशन में, तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो हम सिंपली एम वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 जूल आ जाता है हमारे पास जवाब। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन डेटा हमने लिखा, टोटल एनर्जी निकाली जो कि आ गया एम वी स्क्वायर, तो वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट 4 जूल। नाउ नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, the oxygen molecule has a mass of 5.30 into 10⁻26 किलोग्राम। बच्चों ये डेटा प्रैक्टिकल डेटा होता है, नहीं एक्चुअल डेटा होता है, दिमाग में बिठा के रखना होता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जब हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसका लास्ट लेक्चर में, तो वहां पर भी मैंने बताया था 1.27 एंगस्ट्रॉम, वो एक्चुअल में एटम्स के बीच की दूरी होती है एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की। ये काम आता है हमारे केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है, लगभग इतना ही होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिया हुआ 1.94 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर। अबाउट एन एक्सिस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इमेजिन कीजिए क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे और एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं। About an axis through its center perpendicular to the lines joining the two atoms. Suppose the mean speed of such a molecule in a gas is 500 meter per second. Speed दे दी गई है उसकी, and that its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation. यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर में एक रिलेशन आपको दे दिया गया है।
फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो हमको निकालना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, 6.75 × 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। सॉल्यूशन देखिए, मास दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी दी हुई है। इफ m/2 इज मास ऑफ ईच एटम, ये टोटल मास है मॉलिक्यूल का, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन में, ये हमें पता है, और 2 और उनके बीच की डिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ये सिचुएशन है। तो I हो गया m/2 r² प्लस m/2 r² इन mr², और r यहां से हो गया √I/m। तो हमने r कैलकुलेट किया पहले, तो कि एक्सेस कहां से जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पर दिया हुआ है 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी ½ I ω² का हमने लिखा 2/3 ऑफ ½ m ω², ये मिसप्रिंट है बच्चों, ओमेगा नहीं है, v है, ½ mv²। तो यहां पर ये कट गया, 2 से 2 1/3 रह गया, और यहां पर I की जगह हमने mr² लिखा, तो यहां से ओमेगा निकाल लिया। तो दिस इज द वे। फिर से देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी, सेपरेशन बिटवीन 2 एटम्स 2r मान लिया हमने, मास ऑफ ईच एटम m/2। तो हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से r निकल जाएगा। r निकलने के बाद r को कहाँ यूज करना है, यहां पर काम आएगा r। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को हमने इक्वेट किया 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, r की वैल्यू यहाँ पे अब रख सकते हैं हम v/r में, तो ओमेगा मिल जाएगा हमें। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इस न्यूमेरिकल में है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज उसको अगले वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन 7.21, सॉलिड सिलेंडर रोज अप, ध्यान दीजिए ऊपर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, इमेजिन करते जाइए सिचुएशन क्या है, गाड़ी चढ़ के जा रही है ऊपर। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड थी। हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, कितना ऊपर तक जा पाएगा जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम, वापस कितने टाइम में आएगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो ये काइनेमेटिक्स में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे सिर्फ आंसर्स 3.8 मीटर इन 3 सेकेंड। सॉल्यूशन देखिए, डायग्राम बना लें तो अच्छा है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 30 डिग्री वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी थी हमने। माना कि सिलेंडर जो है हाइट h तक जाता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां से उसकी हाइट निकाल लेंगे जो 1.913 मीटर आ रही है। थोड़ी कैलकुलेशन है। अब माना कि s वो डिस्टेंस है जहां तक वो चढ़ा था, तो h और s में रिलेशन आएगा। कैसे, डायग्राम बनाना हमेशा अच्छा रहेगा। ये सिचुएशन है बच्चों, एंगल इज थीटा, और यह है सिलेंडर जो वेलोसिटी दी गई थी, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी थी, ये चढ़ के ऊपर जा रहा है ना, घूमता हुआ रोलिंग मोशन करता ऊपर जा रहा है। माना इतना ऊपर जा पाया, तो दिस इज h, दिस इज s, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। तो h और s में रिलेशन हमें मिल ही रहा है सीधे सीधे, साइन थीटा इज h/s। तो वही लिखा हमने यहाँ पे। तो डिस्टेंस मिल गया। टाइम टेकन टू रिटर्न टू द बॉटम, सीधे हमने फॉर्मूला लगा दिया टाइम का, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन से, उसकी थ्योरी से आपको मिलेगा। तो 1.53 सेकेंड आ गया। दोबारा से देखें, दिस इज द सिचुएशन, ये जा रहा है, h हाइट तक चढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ये कैसे, जो सॉलिड सिलेंडर है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस आएगा,
हियर इट शुड बी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे प्लस आएगा और ये mgh के बराबर होगा, यहाँ प्लस आएगा इक्वल टू mgh। तो फिर उससे हम बात करेंगे आगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखी, अब यहाँ सही हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसे कैलकुलेट करके हमने h निकाल लिया, साइन थीटा से हमने s निकाल लिया, वो डिस्टेंस ए बी। तो सिलेंडर जो है 3.82 मीटर ऊपर जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के। रेडियस ऑफ gyration अगर k है, velocity of cylinder at the instant when it rolls back to the bottom is given by the relation। ये velocity का एक्सप्रेशन होता है, अभी देखा भी था हमने, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं इसकी। सॉलिड सिलेंडर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हाफ होता है, वो वैल्यू हमने रखी। टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम आ गया। टोटल टाइम टेकन जस्ट डबल हो जाएगा, जितना जाने का समय उतना आने का समय, यहां पर भी इक्वल टू लगेगा, मिसिंग यहाँ पे इस प्लेस पे इक्वल टू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, बचे हुए क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। हैप्पी लर्निंग।